हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैंने आपको पहले ही भी बोला है कि लक्ष्य सीरीज हमारी चल रही है और लक्ष्य सीरीज आपके लक्ष्य को भेदने में काम आएगी, तो वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इससे पहले आप सभी को पता है कि हमने लक्ष्य सीरीज में हिमाचल प्रदेश हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, मिक्स क्वेश्चंस हो गया, करंट अफेयर का एक वीडियो हो गई, तो उन सभी को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो कुछ एक वीडियोस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पर हमने हर एक वीडियो की प्लेलिस्ट बना करके रखी हुई है, तो वो लिंक पर आप क्लिक करके जो है तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर ज्योग्राफी के पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें, धिनोधर हिल्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो धिनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य या फिर यूटी में स्थित हैं? तो क्या यह महाराष्ट्र में है, क्या यह गुजरात में है, क्या यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, या फिर ये क्या यह वेस्ट बंगाल में है? तो धिनोधर पहाड़ियां कहाँ पर हैं? तो ये हैं गुजरात में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि सर ये किस तरह के क्वेश्चन हैं, तो देखो ये हैं सेंट्रल लेवल के क्वेश्चन है और आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश अब आगे आने वाले एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। पहले भी जो है तो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स से यह क्वेश्चंस उठाते थे, अब भी यहाँ पर उठाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि धिनोधर पहाड़ियां कहाँ पर हैं, तो ये हैं गुजरात में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है जैसे कि धिनोधर पहाड़ियां जो है तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित हैं। इन पहाड़ियों पर एक तीर्थ स्थल है जिसे धिनोधर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी पॉइंट्स बताऊंगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में कुछ और जो है तो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं और वो किस किस राज्य में हैं, वो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अरावली से। तो अरावली से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो कौन सी है? तो वो है अरावली श्रृंखला। ये आपको पता चल गया। अच्छा, ये किस किस स्टेट में फैली हुई है? तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि यह कहाँ पर है, तो यह है राजस्थान में। बट अगर आपसे पूछा जाएगा कि यह कौन कौन से राज्यों में और भी फैली हुई है, तो राजस्थान और हरियाणा आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि विंध्याचल हो गया। तो विंध्याचल कहाँ पर है? तो यह है मध्य प्रदेश में। उसी तरह सतपुड़ा की अगर बात करें तो यह भी 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। उसी तरह नीलगिरी की अगर बात करें तो नीलगिरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीलगिरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि यह किन किन स्टेट्स में फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है 3 स्टेट्स में और उन 3 स्टेट्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहले तो आपको तमिलनाडु नोट में रखना है, उसके बाद केरल हो गया और कर्नाटक हो गया। तो इन 3 स्टेट्स में नीलगिरी जो है तो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो वो है मध्य प्रदेश में। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बनता है। उसी तरह आपको ध्यान में रखना है माउंट आबू। माउंट आबू आप सभी को पता होगा कहाँ पर है, तो ये है राजस्थान में। तो यहाँ से हमने कुछ एक क्वेश्चन देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ सिरमौर के स्टूडेंट्स की। उन्होंने देखो काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से काफ़ी अच्छे जो है तो मुद्दे उठाए हैं। तो मैं यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर यही एक्सपेक्ट करूँगा और होप करूँगा कि आप सभी एस्पिरेंट्स इनका साथ देंगे। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ द कोंकण रेलवेज़। तो कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? तो कोंकण रेलवे की लंबाई आपसे पूछी गई है, तो वह कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 760 किलोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है तो कहाँ पर पूछा गया था? तो ये पूछा गया था हमीरपुर बोर्ड में। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। कोंकण रेलवे की लेंथ कितनी है? तो है 760 किलोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और भी क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं जो कि आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। तो वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपने ध्यान से सुनने हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कोंकण रेलवे से कि कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली पैसेंजर ट्रेन जो है तो कब चली थी? तो वो चली थी 1993 की यह बात है। कब चली थी? 1993 में चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो वो चली थी उडुपी से लेकर के मंगलौर के बीच में। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। और प्रेजेंट की अगर बात करें तो ये जो कोंकण रेलवे है यह किसके बीच में है, यानी कि यह किस किस स्टेट के अंडर आता है? तो एक तो यह आता है महाराष्ट्र के अंडर, एक आता है यह गोवा के अंडर और एक आता है यह कर्नाटक के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यह जो कोंकण रेलवे है यह 3 स्टेट्स के अंडर आता है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। बेसिकली आप कह सकते हो कि यह मुंबई से लेकर के मंगलौर के बीच में चलती है। तो ये आपको यहाँ पर पता चल गया। कुछ और भी क्वेश्चन की अगर बात करें, जैसे कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और किस किस
स्थान के मध्य में चली थी, तो मुंबई से लेकर के ठाणे के मध्य में चली थी। और उस समय जो है तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। और यह ट्रेन जो है तो कितने किलोमीटर चली थी? तो ये चली थी 34 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो हमने देखा भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में पहली ट्रेन कब चली थी, तो दुनिया की जब भी बात आएगी तो दुनिया में पहली ट्रेन चली थी 1825 की यह बात है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और ये चली थी लिवरपूल से लेकर के मैनचेस्टर के बीच में। ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में बनता है जो कि आपको पता होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो पूरे विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग जो है तो कहाँ पर है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पूरे विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि कहाँ पर है? वो है रूस में। ये आपको पता होना चाहिए। और ये किस किस शहर से के मध्य से में चलता है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यह रूस के व्लादिवोस्तोक शहर से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग शहर तक जाता है। और अप्रॉक्स जो है तो इसकी लेंथ कितनी है? तो वो है 9000 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम्स में बन जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। जबलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जबलपुर के किनारे कौन सी नदी यहाँ पर पाई जाती है, या फिर किस नदी के किनारे जबलपुर शहर यहाँ पर स्थित है? तो किस नदी के किनारे है? तो वो है नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस, यह बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम्स में बन जाते हैं। तो नर्मदा के किनारे है जबलपुर। और जबलपुर कहाँ पर है, किस स्टेट में यह पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ और भी शहर हैं जो कि किस नदी के किनारे हैं, वो आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि अयोध्या का आपसे पूछा जाता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या जो है तो सरयू नदी के किनारे है। उसी तरह लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ जो है तो गोमती नदी के किनारे है। हैदराबाद आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो हैदराबाद जो है तो मूसी नदी के किनारे है। उसी तरह आपसे पूछा जाता है कोटा, जो कि राजस्थान में है। तो कोटा जो है तो किस नदी के किनारे है? तो यह चंबल नदी के किनारे है। उसी तरह आपसे पूछा जाता है उज्जैन, उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन जो है तो शिप्रा नदी के किनारे है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह आपसे पूछा जाता है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। तो नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक जो है तो गोदावरी नदी के किनारे है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो हमने देखा भारत के कॉन्टेक्स्ट में। अब कई बार जो है तो पूरे के पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जाता है कि कौन सा शहर जो है तो किस नदी के किनारे है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन है यूक्रेन की कैपिटल है कीव। तो कीव जो है तो किस नदी के किनारे है? अच्छा, मैं ही आपको बता देता हूँ। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। और कीव किस नदी के किनारे है? तो वो है निप्पर नदी के किनारे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह आपसे पूछा जाता है सूडान, सूडान की कैपिटल है खार्तूम। और खार्तूम किस नदी के किनारे है? तो वो है नील नदी के किनारे। उसी तरह फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और पेरिस जो है तो सीन नदी के किनारे है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी। तो सिडनी किस नदी के किनारे है? तो सिडनी जो है तो डार्लिंग नदी के किनारे है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। तो हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट किस नदी के किनारे है? तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो बुडापेस्ट जो है तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। असम का शहर है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी जो है तो किस नदी के किनारे स्थित है? वो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारा, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू। तो भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर जो है तो केन्या देश से गुजरती है, इंडोनेशिया से भी गुजरती है, ब्राजील से भी गुजरती है। बाकी यह मेक्सिको से नहीं गुजरती। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो भूमध्य रेखा है यानी कि इक्वेटर है, यह कितने देशों से होकर के गुजरती है? तो भूमध्य रेखा लगभग जो है तो, या फिर आप कह सकते हैं कि यह 13 देशों से होकर के गुजरती है। उसी तरह 2-3 क्वेश्चंस आपसे और भी पूछे जाते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। एक तो आपसे पूछा जाता है कर्क रेखा, और एक आपसे पूछा जाता है मकर रेखा। तो कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यह जो है तो किन-किन देशों से होकर के गुजरती है, या फिर कितने देशों से होकर के गुजरती है, वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो कर्क रेखा की जब भी बात आएगी तो यह टोटल 16 देशों से होकर के गुजरती है। इसी तरह मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यह लगभग जो है तो 10 देशों से होकर के गुजरती है। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखने हैं। और भूमध्य रेखा का भी मैंने आपको बताया कि यह कितने देशों से होकर के गुजरती है, तो यह 13 देशों से होकर के गुजरती है। तो 3 पॉइंट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर, कर्क रेखा 16 देशों से होकर, और मकर रेखा 10 देशों से होकर के गुजरती है। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब ये जो कर्क रेखा है, इससे जो है तो क्वेश्चन बनता है
इससे जो है तो हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा भारत के कौन-कौन से राज्य से होकर के गुजरती है या फिर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि कर्क रेखा है, यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और सीक्वेंस में आपको जो है तो उन राज्यों के नाम यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। सीक्वेंस में आपको यहाँ पर बताऊँ कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम का सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पर आपको जो है तो पश्चिम से पूर्व का सीक्वेंस बताऊँगा। जैसे कि भारत के यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो वह 8 राज्य कौन-कौन से हैं? तो सीक्वेंस में हम अगर चलें तो सबसे पहले आता है गुजरात। गुजरात के बाद जो है तो राजस्थान से गुजरती है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद जो है तो छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद हो गया झारखंड और झारखंड के बाद जो है तो वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल के बाद मिज़ोरम और मिज़ोरम के बाद हो गया त्रिपुरा। तो ये टोटल कितने राज्य हो गए? तो वो हो गए 8 राज्य। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बिल्कुल सीक्वेंस में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है हमारा द एरिया ऑफ इंडिया इज हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन द एरिया ऑफ पाकिस्तान। तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है। अब आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल जो है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है तो डिस्प्यूट यहाँ पर चल रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पुट हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया है। ये क्वेश्चन जो है तो पहले हमीरपुर बोर्ड में पूछा जा चुका है। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन जो है तो हमीरपुर बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए पहले तो आपको भारत का क्षेत्रफल और फिर जो है तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो भारत की बात करते हैं तो भारत का एरिया कितना है? तो वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि अप्रॉक्स आप मान के चलो कि 32 लाख है। उसी तरह पाकिस्तान के एरिया की अगर बात करें तो पाकिस्तान का एरिया है 7,96,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि अप्रॉक्स आप मान के चलो 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि आप यहाँ पर देखोगे 8 चौके 32 हो गया। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि भारत का जो क्षेत्रफल है, यह पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा होगा? तो यह 4 गुना बड़ा होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। भारत का एरिया आपको पता चल गया, पाकिस्तान का एरिया आपको पता चल गया और भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है, वो भी आपको यहाँ पर पता चल गया। अब कुछ और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत के साथ जो है तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन-सा देश साझा करता है? तो वो करता है बांग्लादेश। और कितनी बाउंड्री यह साझा करता है? तो ये करता है 4096 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में बनता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसी तरह कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। अच्छा, पाकिस्तान की यहाँ पे बात आई है, तो पाकिस्तान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर लाहौर देख लेते हैं कि लाहौर जो है तो पाकिस्तान की राजधानी होगी या फिर कराची जो है तो पाकिस्तान की राजधानी होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो वो है इस्लामाबाद। ये आपको पता चल गया। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो वो है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो वो है नेशनल असेंबली, जिसको यह क्या कहते हैं? मजलिस-ए-शुरा कहते हैं। ये भी आपको पता चल गया। अब हाल-फिलहाल आप सभी को पता है कि भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया है। तो सिंधु जल संधि से क्वेश्चंस पुट होना, ये तो लाज़मी हो गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु जल संधि कब जो है तो यह समझौता हुआ था? तो ये समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 को। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और किन-किन के मध्य में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था और मध्यस्थता किसने करवाई थी? तो वो करवाई थी वर्ल्ड बैंक ने। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसी तरह एक और क्वेश्चन जो है तो पाकिस्तान से पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द जो है तो किसने दिया था? तो ये दिया था चौधरी रहमत अली ने। ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान से संबंधित कि जो पाकिस्तान का जो क्वेटा शहर है, पाकिस्तान का जो क्वेटा शहर है, तो वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पाकिस्तान का जो क्वेटा शहर है, यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन जो है तो एक एग्ज़ाम में बन चुका है, तो संभावना है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी बन सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन्स हमने यहाँ बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो ज़रूर कर लें। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है तो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर आपके पास जो है तो 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। प्रशांत महासागर से के संदर्भ में आपके पास यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि प्रशांत महासागर के संदर्भ में यहाँ पर कौन-सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो चलिए स्टेटमेंट 1 से हम यहाँ पर एनालाइज़ करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो क्या प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है? जी हाँ, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी।
स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 कहती है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। ये वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो जाएगी, क्योंकि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन-सा है? तो वो है मेरियाना गर्त, और मेरियाना गर्त जो है तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही हो गई, स्टेटमेंट 2 भी सही हो गई। स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं। तो प्रशांत महासागर का आकार जो है तो पूर्णतः अंडाकार है। जी नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि प्रशांत महासागर का आकार जो है तो अंडाकार नहीं है। और स्टेटमेंट 4 जो है तो क्या कहता है कि ये जो प्रशांत महासागर है, यह एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से घिरा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो जाएगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन-सा है? तो वो है मेरियाना गर्त। तो मेरियाना गर्त यानी कि मेरियाना ट्रेंच की टोटल डेप्थ कितनी है, यानी कि टोटल गहराई कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो इसकी टोटल डेप्थ कितनी है? तो वो है 11,022 मीटर। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट तो देख लिया प्रशांत महासागर के। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान हमने देख लिया और उसकी टोटल डेप्थ भी देख ली। उसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अटलांटिक महासागर से। तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन-सा है? तो वो है प्यूरिटो रिको, और इसकी टोटल डेप्थ कितनी है? तो वो है 8,392 मीटर। ये भी आपको पता चल गया। और इसी तरह आपसे एक और क्वेश्चन जो है तो हिंद महासागर से पूछा जाता है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन-सा है? तो वो है सुंडा ट्रेंच, यानी कि सुंडा गर्त, और इसकी टोटल डेप्थ कितनी है? तो वो है 7,290 मीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा जो कि आपने ध्यान से सुनना है। तो ये बात है अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर से एक क्वेश्चन जो है तो हमीरपुर बोर्ड में बहुत बार बनता था, तो वो था हेरिंग पॉन्ड। तो हेरिंग पॉन्ड आप सभी से पूछा जाता था कि हेरिंग पॉन्ड जो है तो ये किस महासागर में स्थित है? तो यह हेरिंग मछली के लिए होता था और ये अटलांटिक महासागर में है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो हेरिंग पॉन्ड का संबंध जो है तो किस महासागर से है? तो वो है अटलांटिक महासागर से, और ये क्वेश्चन बहुत बार जो है तो हमीरपुर बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो हमारा क्वेश्चन है, व्हिच वाज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा था? तो क्या वह डचिकम वन्यजीव अभयारण्य था? क्या वह सिमलीपाल था? क्या वह जिम कॉर्बेट था? या फिर क्या वह हज़ारीबाग था? तो भारत की यहाँ पे बात की गई है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा था? तो वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह किस स्टेट में है? तो यह है उत्तराखंड में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ और भी पॉइंट्स बनते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बने हुए हैं। जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पहले जो है तो हैली नेशनल पार्क कहा जाता था। अब हैली नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। तो हैली नेशनल पार्क की स्थापना जो है तो 1936 में की गई थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और बाद में चल कर के जो है तो हैली नेशनल पार्क का नाम चेंज किया गया था 1957 में। कब किया गया था? 1957 में। तो ये 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बताए, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, ऑप्शन ए में है डचिगम। तो डचिगम वन्यजीव अभयारण्य यह किस स्टेट में है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। उसी तरह ऑप्शन बी में है सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पर है? तो वो है उड़ीसा में। उसी तरह अगर बात करें ऑप्शन डी की, हज़ारीबाग, तो हज़ारीबाग कहाँ पर है? तो वो है झारखंड में। अच्छा, कुछ और भी नेशनल पार्क हैं जो कि आपसे बहुत बार एग्जाम्स में बनते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहले तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर नोट में रखना है कि भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? किस स्टेट में हैं? तो वो है मध्य प्रदेश में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और 2 पॉइंट्स और बनते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन-सा है? तो भारत की बात आएगी तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन-सा है? तो वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? तो वो है लद्दाख में। उसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन-सा है? तो वो है साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये 2 पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? तो वो है मध्य प्रदेश में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन-सा है? तो वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन-सा है, राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है? तो वो है साउथ बटन, जो कि अंडमान निकोबार में है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अच्छा, यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जो है तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। तब कौन-कौन से हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो है तो पेंच हो गया, कान्हा हो गया, सतपुड़ा हो गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, पंचमढ़ी हो गया, पन्ना हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ और की भी अगर बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि पलामू राष्ट्रीय उद्यान या फिर पलामू अभयारण्य, ये कहाँ पर है? किस स्टेट में है?
तो ये है झारखंड में। उसी के साथ आपसे पूछा जाता है राजाजी, तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हमने देखा था साउथ बटन, कहाँ पर है? तो वो है अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में 2 और इम्पोर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? तो ये भी अंडमान निकोबार में है। उसके बाद महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी अंडमान निकोबार में है। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये किस स्टेट में पाया जाता है या फिर किस यूटी में यह पाया जाता है? ये आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओगे। बाकी ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।